आज के लेक्चर का टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। पिछले लेक्चर में हम है वो 3 मत डिस्कस कर चुके। आज हम चौथा करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के लिए चौथा मत विचार प्रस्तुत किया जाता है मिश्रित उत्पत्ति। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि राजपूत लोग प्राचीन वैदिक काल के क्षत्रियों की शुद्ध संतान है। कदाचित 5वीं व 6वीं शताब्दी तक जो विदेशी भारत आए वे यहाँ के क्षत्रियों में घुल मिल गए। इस कथन का आश्रय यह है कि कुछ राजपूत क्षत्रियों के वंशज हैं और कुछ विदेशियों में से भी हैं। जब विदेशी यहाँ आए और उन्होंने उत्तर भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए, तब उन्होंने अपने संबंध प्राचीन क्षत्रिय वंशों से स्थापित कर लिए। एक जगह रहने से उनमें धीरे धीरे वैवाहिक संबंध भी होने लगे और फिर भारत के समस्त राजपूत एक जाति के सूत्र में बंध गए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इस धारणा का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है, यह निसंदेहात्मक है कि विदेशी जातियां जो भारत में आकर बसी, उन्होंने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनैतिक शक्ति उन्हीं के पास होने के कारण उनके ब्राह्मण सलाहकारों द्वारा उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ा गया। भारतीय संस्कृति में अन्य संस्कृतियों को आत्मसात करने का अपूर्व गुण है। इस आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शकों के उपरांत जितनी भी विदेशी जातियां 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत आई, उनको हिंदुओं ने नष्ट न करके शकों और कुषाणों की भांति क्रमशः अपने में आत्मसात कर लिया। तत्कालीन हिंदू समाज में उनकी स्थिति उनके पेशे के अनुसार निर्धारित हुई और उनमें से शस्त्रों उपजीवी तथा शासक वर्ग को क्षत्रिय मानकर उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। इसी प्रकार भारत की मूल निवासी जातियों में से गौड़, भर, कोल आदि कुछ परिवारों ने अपने बाहुबल से छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। उनकी शक्ति और सत्ता में वृद्धि होने तथा क्षत्रियोचित शासनकर्मी होने के फलस्वरूप इनकी भी गणना क्षत्रियों में होने लगी और वे भी राजपूत कहलाए। चंदेल के गौड़ राज परिवारों से और राठौरों के गढ़वालों से घनिष्ठ वैवाहिक संबंध थे। यथार्थ तो यह है कि हिंदू समाज में शताब्दियों तक जाति का निर्धारण जन्म और पेशे दोनों से ही होता रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार क्षत्रियों अथवा राजपूतों का वर्ग वस्तुतः देश का शस्त्रों उपजीवी अथवा शासक वर्ग था, जो हिंदू धर्म और वैदिक कर्मकांडों में आस्था रखता था। अतः स्पष्ट है कि विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में विजयी हो गए और वे यहीं बस गए, तो उन्हें स्वभावतः क्षत्रियों के साथ ही संबंध स्थापित करना श्रेयकर लगा। वे धीरे धीरे क्षत्रियों में घुल मिल गए, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और उनकी संतान क्षत्रिय कहलाने लगी। यही कारण है कि राजपूतों के अंतर्गत विभिन्न नस्लों के लोग मिलते हैं। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करने वाले व शस्त्रोपजीवी को क्षत्रिय माना गया है। अतः विदेशी विजेता भी जब यहाँ अपने राज्य स्थापित कर अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे और हिंदू समाज से अपना नाता जोड़ने लगे, तो वे क्षत्रिय व राजपूत कहलाने लगे। राजपूतों में प्रचलित कुछ रीति रिवाज विदेशियों से मिलते हैं। उनकी शारीरिक बनावट भी विदेशियों के समान हो सकती है, परंतु कोई भी जाति अपनी मूल धारणाओं को सर्वथा नहीं त्याग सकती। अतः यदि विदेशी आक्रमणकारी भारत में आकर यहाँ की परंपराओं को अपनाकर ही क्षत्रिय वंशज बन गए, यह धारणा न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। 5th मत है राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे। 10वीं शताब्दी के उपरांत चारणों द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ रचे गए, उनमें उन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया है। ऐसा चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए किया। अनुश्रुतियों ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी यानी सोमवंशी क्षत्रियों के वंशज बताया, जिनकी यशोगाथा रामायण और महाभारत में वर्णित है। प्रतिहार राजपूत अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। उदाहरण के लिए ग्वालियर अभिलेख ले सकते हैं, उनमें उन्हें राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताया गया है। चंदेल अपने को चंद्रमा की संतान मानते हैं। हमीर महाकाव्य में चहमानों यानी चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। चहमानों की चर्चा तो अनेक संस्कृत साहित्य ग्रंथों और अभिलेखों में भी मिलती है। उनके अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निर्विवादित रूप से निकल जा सकता है कि वे मूलतः शुद्ध भारतीय थे, जो मलेच्छों के अंत के लिए आगे बढ़ रहे थे।
डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि शाकंभरी चाहमनों का सूर्यवंशी होने का दावा मात्र ज्ञात होता है, जिससे प्रमाणित करने का एक भी प्रबल तर्क प्रस्तुत नहीं है। वे चंद्रवंशी राजपूत थे, इसके प्रमाण हम पृथ्वीराज के हास्य अभिलेख एशियाटिक रिसर्च 15वां पृष्ठ नंबर 444 तथा चंद्रावती के चाहमन शासक लुंटिकदेव के विक्रम संवत की आबू अभिलेख ले सकते हैं। इसके अलावा चाहमन स्वयं भी गोत्रोच्चार में अपने को चंद्रवंशी कहते हैं। पृथ्वीराज राजसों में सभी 36 राजपूत कुलों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तथा यदुवंशी बताया है। इसकी पुष्टि अंकलेश्वर अभिलेख से भी होती है। 1274 का एक शिलालेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रियों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया है। तेजपाल के मंदिर में 1230 ईस्वी में एक शिलालेख मिला है, उसमें धूम्रपाल को सूर्यवंशी कहा गया है। इसी प्रकार सीकर के हर्षनाथ मंदिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। अग्नि पुराण में कृष्ण और अर्जुन को चंद्रवंशी तथा लवकुश को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। राजपूत तो इस तथ्य को सहज स्वीकार करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी स्वीकार करते हुए उन्हें आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। डॉक्टर GN शर्मा भी डॉक्टर दशरथ शर्मा के कथन का अनुमोदन करते हैं। संभवतः इन्हीं आधारों पर गहलोतों ने भी लिखा, वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल से राजन्य, उग्र, क्षत्रिय आदि नामों से विख्यात सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की ही संतान है। ये न तो विदेशी हैं और न विधर्मी, यानी कि अनार्य के वंशज ही, जैसा कि वह कुछ यूरोपियन लेखक मानते हैं। निसंदेह सूर्यवंशी व चंद्रवंशी होने के पक्ष में सबल तर्क विद्यमान है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार तथा अनेक शिलालेख इस धारणा की पुष्टि करते हैं, तथा भी आज तक के वैज्ञानिक युग में संदेह व्यक्त करने की गुंजाइश रह ही जाती है। 6 मत है राजपूत ब्राह्मण थे। 12वीं सदी के बिजौलिया अभिलेख के आधार पर कुछ इतिहासकार राजपूतों के ब्राह्मणों का वंश ठहराते हैं। इस श्रेणी में चौहान राजपूत विशेष रूप से आते हैं। चंदेल राजपूतों को डॉक्टर स्मिथ मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित बताते हैं। चित्तौड़ व अचलेश्वर से प्राप्त 13वीं सदी के अभिलेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने राजस्थान के गुहिलतों या सिसोदिया राजपूतों को भी ब्राह्मण वंशीय बताने का प्रयास किया है। उदयपुर के महाराणा इसी वंश के थे और अपने को रामचंद्र जी का वंशज मानते थे। मंडोर के राजपूत भी ब्राह्मण वंश के ही माने जाते हैं। इनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी पत्नी माद्रा की संतान थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी परमारों को ब्राह्मण ही बताया है। उनके अनुसार ब्राह्मणों ने अस्त्र ठीक उसी प्रकार उठाए जिस प्रकार शुंगों, सातवाहनों, कदम्बों तथा पल्लवों ने उठाए थे। आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म धारण किया और इस परिस्थितियों में उन्हें क्षत्रियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के 1170 ईस्वी के बिजौलिया अभिलेख में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। जालोर के चाहमनों की चर्चा करने वाला चाचिंग देव 1261 से 1281 का सुंदा पहाड़ी अभिलेख विक्रम संवत 1319 भी वंश को नाम देने वाले चाहमनों को वत्स ऋषि की आंख से उत्पन्न और उनके लिए आह्लाद कारक कहता है। वत्सराज से चाहमनों के संबंधों की पुष्टि लुंटिंग देव के आबू शिखराभिलेख विक्रम संवत 1377 से भी होती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सूर्य तथा चंद्रवंशी का अंत हो जाने के उपरांत वत्स ऋषि ने चाहमन नामक एक नवीन वीर वंश का प्रारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण स्वीकार करते हुए लिखा है कि पल्लव, कंदम व गुहिलों की भांति परिस्थितियों वश चौहानों ने भी ब्राह्मणत्व का त्याग कर क्षत्रियत्व धारण कर लिया था। चंदेल अपने को चंद्रमा तथा ब्राह्मण कन्या की संतान बताते हैं। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान माने जाते हैं। 9वीं शती में जोधपुर क्षेत्र में 2 प्रतिहार शाखाएं देखने को मिलती है। जोधपुर नरेश हरिश्चंद्र के 2 रानियां थी, एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रतिहार ब्राह्मणों के वंशज थे। पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान माना गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है।
महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुही दत्त की संतान हैं। उधर गौरीशंकर ओझा राजपूताना के इतिहास भाग 1 में इस धारणा से असहमति व्यक्त करते हैं। उन्होंने राजपूताना के इतिहास के क्षत्रियों के गोत्र शीर्षक के अंतर्गत इस विषय का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं और जब वे अलग अलग जगह जा बसे तब वहाँ जिसको पुरोहित माना उसी का गोत्र वे धारण करते रहे। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम मिलते हैं वे प्राचीन प्रणाली के अनुसार उनके संस्कार कराने वाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मूल पुरुषों के। राजपूत वंशों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वृतांत भी देखने को मिलते हैं। भोज प्रथम के ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज सिद्ध होते हैं, जो मेघनाद के साथ युद्ध में राम के प्रतिहार स्वरूप रहे। बिजोलिया से प्राप्त लेख में चौहान कुल के प्रथम व्यक्ति सामंत को वत्स गोत्र का बताया है। इससे कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चौहान ब्राह्मण थे, परंतु जयानक पृथ्वीराज विजय तथा अजमेर के सरस्वती देवालय में प्राप्त जिस शिलालेख से चौहान स्पष्ट रूप से सूर्यवंशी सिद्ध होते हैं। परमार नरेशों के संदर्भ में 10वीं सदी के एक लेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटों व धार के परमार राजाओं के दान पत्रों पर गरुड़ अंकित मिलता है। इससे ज्ञात है कि परमार राजपूत दक्षिण से आकर मध्य प्रदेश में बस गए थे। जेजा भुक्ति की चंदेलों से उत्पत्ति इस वंश के अभिलेखों के आधार पर चंद्रमा से बताई गई है, परंतु चंदेलों की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट उल्लेख व प्रमाण न मिलने के कारण कुछ विदेशी विद्वान स्मिथ और रसेल इन्हें मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित मानते हैं। डॉक्टर स्मिथ चंदेलों को विदेशी नहीं मानता क्योंकि अग्निकुंड गाथा में उनका उल्लेख नहीं है, परंतु इस गाथा में तो अन्य कई राजपूत वंशों का उल्लेख प्राप्त नहीं है, इसलिए स्मिथ का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कनौज के गढ़वाल वंश के अभिलेखों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। महाराणा कुंभा के समय रचित एकलिंग महात्म्य में बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है। अबुल फजल व नैन्सी ने भी गहलोत राजपूतों के ब्राह्मण होने की परंपरा का उल्लेख किया है, लेकिन 10वीं शताब्दी में ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें गहलोतों अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं। जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों के संदर्भ में ये परंपरा है कि वे कनौज के गढ़वालों की शाखा के हैं, लेकिन राठौड़ अपने को गढ़वाल नहीं कहते, हालांकि वे गढ़वालों के साथ वैवाहिक संबंध अवश्य कर लेते हैं। आमेर व जयपुर के कछावा अपने को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। इस वंश के राजा नल के ने नरवर बसाया था। इसके अलावा आमेर के कछवाहा अपना संबंध ग्वालियर के नरवर के कछपधार राजपूतों से जोड़ते हैं, जिसके 11वीं सदी के लेख उपलब्ध हैं।